बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई है। ताहम जिन दिनों कोरोना वायरस ने मुल्क में अपने पंजे गाड़े हुए थे, तो उस वक़्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस मोहलिक वायरस ने मुल्क की 16 करोड़ आबादी को मनफी तौर पर मुतासिर किया। इस तनाज़र में जहाँ पर हेल्थ सिस्टम के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए गए, वहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया और इसका मकसद ये था कि जो मुआशरे के गरीब और नादार तबकात हैं, इनकी मुआशी मुश्किलात में कमी लाना। और अब तक की जो फिगर्स के दादो शुमार के मुताबिक इब्तदाई तौर पे 144 अरब रुपए का हुजम रखा गया और टारगेट ये था कि 1 करोड़ 12 लाख के करीब जो है वो फैमिलीज़ को ये 12,000 रुपए की रकम पहुंचाई जाएगी और इसका मकसद ये था कि उनकी माली मुश्किलात में कमी लाई जा सके। बाद में इसका हुजम 144 अरब रुपए से बढ़ा के 203 अरब रुपए कर दिया और जो टारगेट था उसको भी रिवाइज किया गया अपवर्डली और 1 करोड़ 69 लाख फैमिली को कहा गया कि अब ये जो 12,000 रुपए की रकम है पहुंचाई जाएगी। और अगर फैमिली साइज पाकिस्तान का देखा जाए तो ये पाकिस्तान की निस्फ आबादी से ज़ायद तादाद बनती है। ये गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से एक मरबूत तकरीबन 38 सफ़ात पर मबनी जामे रिपोर्ट भी वफाकी काबीना के सामने पेश की गई और इस रिपोर्ट की तहरीर और इस प्रोग्राम की रूह रवां डॉक्टर सनिया निश्तर साहिबा की पजीराई भी हुई। और वैसे भी देखा जाए अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, अक्रॉस बोर्ड, इस पूरे कोविड-19 अभी भी ये चल रहा है। ये नहीं कि ये इन्फेक्शन ख़त्म हुआ है, लेकिन ये जो पेंडेमिक था, ये जो एक वायरस फैला हुआ था जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ था, मार्केटें बंद थी, लोगों की जो बाहर जाने पे पाबंदियां थी, जो है लोग रिस्ट्रिक्ट हुए थे। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह हालात नहीं है, लेकिन उन मुश्किल हालात में डिजिटल फ्रेमवर्क के तहत 12,000 रुपए की रकम दी गई उन लोगों को जिनको फिर 8171 के मैसेजेस का भी बार बार बताया गया, पोर्टल्स बनाए गए और एक अप्रैल में ये शुरू किया गया और कहा गया कि आप लोग अपने कवायफ देंगे, CNIC नंबर देंगे और आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से ये पैसे दिए जाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जो एक सोशल सेफ्टी नेट है उसकी आउटरीच नहीं हुई जितनी इसकी हुई है। तो आज की नशिस्त में हम इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था इस सारे प्रोग्राम का। ज़ाहिर बात है डॉक्टर सनिया निश्तर साहिबा जो हैं वो इसको चला रही हैं और बड़ी अच्छे तरीके से चला रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मामले खसूसी हैं बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत, उनसे जानेंगे और अब इसमें क्या चैलेंजेस दरपेश आए और मज़ीद इनकी जो वजारत है इस सिलसिले में क्या इरादे रखती है, सब कुछ आज की खसूसी नशिस्त में हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया के यू हैव मेड इट टू आवर स्टूडियोज़ और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं कि जब भी पहले आपसे बात होती थी सोशल डिस्टेंसिंग होती थी, अभी भी है लेकिन हालात उतने दगरगू नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सच के साथ में आने का बहुत शुक्रिया। पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, आपने जो रिपोर्ट तहरीर की है और बड़ी ज़बरदस्त आपने तहरीर की है, मेरी नज़र से भी गुजर रही थी, क्या इसका मुहर्रिक क्या बनी चीज़ कि आपने उसको एक तहरीरी शक्ल दी? प्रोग्राम के बारे में तो आप गाहे बगाहे बताती रहती हैं, इसका मुहर्रिक क्या बना और इसमें क्या वो इंफॉर्मेशन जो आप समझती हैं जो एक गाइड का किरदार अदा कर सकती है आपके लिए और जो दीगर अगर कोई एजेंसीज पाकिस्तान में गुर्बत की कमी लाने के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी? सबसे पहले तो अनवार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। ये जो रिपोर्ट जो शाया हुई, जो तहरीर की गई, उसके 3 मकासद हैं जी। सबसे पहला मकसद तो शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हुकूमती निज़ाम में मैंने हमेशा ये देखा है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और उनके जो भी उनका डिज़ाइन होता है, जो भी उनकी एक्सपीरियंस होता है, वो एक फॉर्मेट में शाया नहीं होता जी। क्योंकि ये पब्लिक के पैसे हैं, ये पब्लिक मनी है, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि हुकूमती निज़ाम में प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, उनके पीछे थिंकिंग क्या होती है, उनका डिज़ाइन क्या होता है, उनका मेथडोलॉजी क्या होती है, उनकी क्राइटेरिया क्या होते हैं। और फिर अगर जब आप रोल आउट करते हैं तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, आप उसकी जैसे रियल टाइम, और क्योंकि ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन में हुआ था, तो रियल टाइम एक्सपीरियंस क्या था, तो ये तमाम चीज़ें पब्लिक को बतानी चाहिए एक शफाफियत की वजह से, ट्रांसपेरेंसी को मलूज़ रखते हुए। तो सबसे पहला तो इसका ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जब आप पब्लिक ऑफिस में होते हैं तो आपको लोगों को जवाब
जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, और आपको याद होगा जब मैं 2013 में भी गवर्नमेंट में एक बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए थी, तो मैंने हैंड ओवर पेपर पब्लिश किया था कि आप, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में कोई कॉन्क्रीट अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप के मिनिस्टर्स क्या करके जाते हैं, तो मैंने ये ज़रूरी समझा, और मैं हर प्रोग्राम की इसी तरह अकाउंट लिखूंगी कि ये आपने क्या किया, क्यों किया, ठीक, कैसे किया। ये दूसरी, तो मैंने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया बाय राइटिंग दिस रिपोर्ट माई सेल्फ। ये कोई कंसल्टेंट्स ने नहीं लिखी, ये आपने खुद तहरीर ये मैंने खुद तहरीर किया कि मैं अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करूं कि मुझे 203 अरब मिला था और मैंने ये एग्जीक्यूशन किया। तो ये उसका दूसरा मतलब है। तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक बड़ा कटिंग एज इनोवेटिव नया काम हुआ है, और हमें लोगों से रिक्वेस्ट्स आ रही हैं बहुत से मुल्कों से कि ये आपने क्या किया है, कैसे किया है। तो ये एक ग्लोबल एक्सपीरियंस शेयरिंग भी है कि जी पाकिस्तान में जो काम हुआ है, जो बिल्कुल ही एंड टू एंड डिजिटल मीन्स से हुआ है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का एक CNIC वज़ीर आज़म भी नहीं इसमें नहीं डाल सकते थे। उन्होंने वैसे डाला था तो आया था कि सरकारी मुलाजिम। नहीं, वो तो उन्होंने जब बन गया तो अपना चेक किया हाँ। ना, पहला सबसे उनका गया था, तो उनको मैसेज आ गया आप सरकारी मुलाजिम हैं और आप और सब यू आर नॉट एंटाइटल्ड। तो बैनुल अक़वामी तरक्की पजीर ममालिक में बहुत इंटरेस्ट है, यूनाइटेड नेशंस में इंटरेस्ट है कि जी आप एक्सपीरियंस शेयर करें। तो तीन मेन वजूहात थी। अब मैं आपसे स्टार्ट भी करूंगा। हमें जब आप बात करती हैं, हम आपकी रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं जो आपने तहरीर की है और व्यूअर्स देख भी रहे हैं इस वक्त। आपने कहा 203 अरब रुपए आपको मुख्तस कर दिए गए थे। आज एज ऑफ नाउ हमारे साथ शेयर करेंगे कि 203 अरब रुपए में से कितने तकसीम हो चुके हैं और कितने खानदानों को ये पैसे मिल चुके हैं? जी 203 में से हमारा जो हदफ है वो 16.9 मिलियन है। ठीक है। और उसमें से अभी आज की जो क्लोजिंग थी वो 13 मिलियन से ऊपर चली गई थी। 1 करोड़ 30 लाख खानदानों से ज़्यादा। और फैमिली साइज अगर 5 का हो तो ये, अगर आप इसको फैमिली साइज जो ऑफिशियल है 6.45 है, तो उसके तनाजुर में देखें तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है। इंशाल्लाह जब हम अगस्त के बीच में ये प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, जब 1 करोड़ 69 लाख लोगों को इंशाल्लाह जब ये मिल जाएगा, तो ये इसको ख़ानदान के लिहाज से आप देखें तो ये पाकिस्तान की आधी आबादी है जी। तो ये एक बहुत ही बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको कवर किया। अब ये डॉक्टर सनिया ये मुझे बताएगा, उसके बाद फिर मैं ज़रा रिपोर्ट पर भी आऊँगा कि ये आपने बताया कि ये पैसे तकसीम हो रहे हैं और अभी हो रहे हैं, मरला जारी है। अगर किसी ने अपना स्टेटस इस वक्त मालूम करना हो तो उसके लिए आपने एक पोर्टल जो है वो तश्कील दी है, कुछ उसकी मालूमात देंगे ताकि, क्योंकि जब आप यहाँ पर भी आती हैं लोग भी हमसे पूछते हैं कि हमें जो पैसे अभी तक नहीं मिले, हम अपना स्टेटस कैसे जान सके, क्योंकि कोरोना का वो जोर तो टूट गया है ना। जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं चाहूँगी कि PTV वो पोर्टल दिखा दे। वो हम दिखा रहे हैं जी। asas.nadra.gov.pk पे एक ये पोर्टल है, वहाँ पे आपने आइडेंटिटी कार्ड नंबर अपना डालना होता है पोर्टल पे, और फिर वो पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली जवाब दे देगा। अगर आपने 8171 पे मैसेज ही नहीं किया तो वो आपको बता देगा कि आप एहसास कैश का हिस्सा नहीं है। अगर आप ना अहल होंगे तो वो आपको बता देगा ना अहल हैं। अगर आप अहल होंगे तो वो आपको बता देगा कि आप अहल हैं, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो भी आपको बता देगा। और फिर जो हमारी जो सेंटर्स की लिस्ट भी वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ पे लोग जाएं और अपने पैसे जल्दी से ले लें। ठीक है। तो ये आपकी तवज्जुह से मैं पोर्टल को प्रमोट करना चाहती हूँ कि लोग इसकी वेब एड्रेस भी देख लें और इस पे जाके अपना स्टेटस भी देख लें। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी लोगों से, क्योंकि बहुत से लोगों ने और लोगों के लिए मैसेज किए मैं, क्योंकि ज़रूरी 8171 कैंपेन में ये नहीं था कि आपने अपना ID कार्ड नंबर अपने ही फ़ोन से भेजना है, तो लोगों ने अपने फ़ोन से 100 मैसेज भेजे में। आपको याद होगा पहले वीक में जब मैं एक मज़दूरों के अड्डे पे गई थी तो बहुत से लोगों को SMS नहीं करना आ रहा था, तो वहाँ पे फिर मैंने वॉलंटियर्स से अपील की थी और हमने ये देखा था कि बहुत से लोगों ने 100 मैसेजेस किए हुए थे। तो अब उनका ये फ़र्ज़ है कि वो एक एक का वो देखें
और फिर ताकि लोग फैसिलिटेट हों और जाके पैसे ले अब लें। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि वो हमने चला भी दिया जो आपने पोर्टल का कहा, डिजिटल फ्रेमवर्क के तहत पैसों की तकसीम, ये बड़ा एक मुनफरिद सा आइडिया। जब मैं आपकी वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये कैसे क्लिक किया? एक तो हालात थे, जाहिर सी बात है लोगों का फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, तो ये डिजिटल फ्रेमवर्क जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ये पब्लिक मनी को देने के लिए इस्तेमाल किया गया। जी, ये जो डिजिटल ये जो पूरा सिस्टम था उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। जी। सबसे पहला कंपोनेंट तो ये था कि हम रिक्वेस्ट दो तरीके से लेते थे। ठीक है। एक तो 8171 की जी। SMS कैंपेन से, और फिर हमने वेब पोर्टल खोला प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट पे। ठीक। लोगों के जब मैसेजेस आते थे तो फिर मैसेजेस जो थे ऑटोमेटिकली डिफरेंट डेटाबेसेस को हिट करते थे। ठीक है। अगर वो CNIC ठीक ही नहीं होता था, 16 हिंसे का नहीं होता था, गलत होता था, मैसेज चला जाता था आपका गलत है, फिर वो जाता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद होते थे या उनकी वाइफ होती थी तो उनको मैसेज मिल जाता था। फिर वो जाता था हमारा नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में, वहाँ डिफरेंट स्कोरिंग लिमिट्स थी, ठीक है। उससे वो चेक करता था और फिर ऑटोमेटिक मैसेज जाता था। अगर एक ख़ानदान के 3 लोगों ने मैसेज किया हो तो जो ख़ानदान का जो फ़र्द ईयर मार्क्ड होता था उसको तो मैसेज जाता था कि आप जाके पैसे ले लें। उनकी बेटी अगर मैसेज करती थी तो उसको कहा जाता था कि आपके वालिद या वालदा हकदार हैं, ठीक है, और आप उनसे कहिए कि जाके पैसे ले लें। और क्योंकि ये ऑटोमेटिक मैसेजिंग थी, उसकी लिमिटेशंस भी थी कि अगर वो हकदार जो है वो फौत हो गया हो और नादरा में इंदराज ना हुआ तो डेटाबेस को तो पता नहीं था। तो मगर सवाल आपका जो था वो मैं बताती जाऊँ, डिफरेंट डेटाबेसेस को हिट करता था। ठीक है। जिन लोगों को हतमी मैसेज पहले 30 सेकंड में नहीं जा सकता था उनको उन्होंने क्यू में डाल दिया कि जी आपकी जांच पड़ताल हो रही है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से लिस्टें कंपाइल हुई। जब डिस्ट्रिक्ट से लिस्टें कंपाइल हुई तो हमने ये प्रोसेस फिर चलाया। और मैं कतक माज़रत व्यूअर्स को बता दूं, आप लोगों ने कुल 5 कैटेगरीज बनाई हुई थी। जी, हमने 5 लोगों को ये कि कफालत वाले थे, एक ही जो नए बेचारे जो कोरोना की वजह से खत गुर्बत से नीचे आए, डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी थी। बिल्कुल, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मगर क्योंकि आपने डिजिटल का बताया तो मैंने पहले आपको बताया कि रिक्वेस्ट डिजिटली कैसे आई। ठीक है। जो ID कार्ड नंबर था वो उसकी एनालिसिस कैसे हुई कि वो डिफरेंट डेटाबेसेस को हिट किया, फिर वो टैक्स के डेटाबेस को हिट करता था, फिर वो गाड़ियों के डेटाबेस को हिट करता था, फिर वो इंटरनेशनल ट्रैवल के करता था और मैसेजेस जनरेट होते थे। मतलब बहुत मुश्किल चेक लिस्ट थी पूरी। जी हाँ, चेक लिस्ट थी ये। जी हाँ, बिल्कुल। और वो और उसके बाद लोगों को ऑटोमेटिक जब मैसेजेस जाते थे कि आप हकदार हैं तो उनको जो हकदार होते थे उनको हम क्यू में डालते थे। ठीक है। क्योंकि हमें रोज़ाना हर यूनियन काउंसिल में जो हकदार होते थे उनकी एक परसेंटेज को मैसेज भेजना होता था कि आप पेमेंट रिसीव करें ताकि क्राउड ना बन जाए। ठीक। तो फिर उनको मैसेज जाता था कि आप 10 अप्रैल को जाके पैसे लें, आप 25 अप्रैल को जाके पैसे लें। और फिर इसका तीसरा डिजिटल कंपोनेंट ये था कि पेमेंट डिजिटली होती थी। वो लोग जाते थे और वो हबीब बैंक और बैंक अल्फला के पास जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड वेंडर्स थे, ठीक, और वहाँ पे वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से पेमेंट रिसीव करते थे और उस बायोमेट्रिक की लाइव ऑथेंटिकेशन नादरा से होती थी। तो ये एंड टू एंड इसके 3 कंपोनेंट्स थे। और ऑफ कोर्स उसमें प्रॉब्लम्स आए, जो प्रॉब्लम्स आए वो क्या थे वो रिपोर्ट में मैंने लिखे हैं। उनके लिए हमने मेजर्स क्या बनाए वो भी रिपोर्ट में दर्ज है। और आपने इसको कैटेगराइज भी किया हुआ था। जी हाँ। तो रिपोर्ट की पेज 7 पे गालिबन एक टेबल है और उसमें 6 कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम है वो एहसास कफालत बेनिफिशरीज हैं। ये वो लोग हैं जो पहले BISP के लिस्ट में होते थे और हमने उससे 8,20,000 एग्जिट किए थे। आपको याद होगा दिसंबर 29 इशू भी बना था, जिस पे बहुत ज्यादा लिस्ट दिखा भी रहे हैं। हमने उन लोगों को इमरजेंसी कैश जो थी उनको 4 महीने की 12,000 ऑथोराइज कर दिए। ये हर किसी को 12,000 हमने यूनिफॉर्म इसलिए दिए ताकि मार्केट में
जहाँ से लोग पैसे ले रहे हैं वहाँ मैसेज यूनिफॉर्म हो। तो एक तो कैटेगरी 1 थी, पर कैटेगरी 2 8171 वाले थे, कैटेगरी 3 में 8171 वाले भी थे और डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में थी। फिर एक कैटेगरी 3A थी। कैटेगरी 3A कैटेगरी 3 ही थी, मगर उसके पैसे पंजाब से आ रहे थे, क्योंकि हमने सब प्रोविंसेस को लिखा कि ये हमारे पास लिस्टें हैं, अगर आप अपने प्रोविंस के और लोग लाना चाहते हैं तो फिर हमें पैसे एक्स्ट्रा दे दें। तो सिर्फ पंजाब ने कहा कि 7 लाख लोगों का एक्स्ट्रा बजट आप ले लें। इसलिए वो कैटेगरी 3A मखसूस है फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, ठीक है ना। और जब आप फेडरल कैश के परसेंटेजेस निकालते हैं, जो भी पेज 26 पे मौजूद है, उसमें आप पंजाब की अलहदा कर लेते हैं, वो क्योंकि वो उनका अपना बजट था। कैटेगरी 4 ये थी, जब ये प्रोग्राम चला तो वजीर आजम ने अपना एक फंड खोला, कोविड रिलीफ फंड। तो पीएम ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं भी अपने फंड जो है वो देना चाहता हूँ एहसास कैश में, और हर फॉर 1 रुपी जो मैं खुद अपील करूँ, जो लोग देंगे 4 रुपए हुकूमत उसको 4 रुपए हुकूमत देगी। तो हमने फिर ये सोचा कि हम उसको एज ए सेपरेट कैटेगरी डील करते हैं, और आप हमारे इंफॉर्मेशन पोर्टल पे देखेंगे सब कैटेगरीज अलहदा हैं। तो कैटेगरी 4 वो थी जिसकी फंडिंग भी अलहदा से थी और जिसके रिक्वेस्ट्स भी अलहदा से थे, और वो और फिर एक कैटेगरी 5 थी। कैटेगरी 5 बेसिकली कैटेगरी 2 और 3 का स्पिल ओवर था। मतलब लोगों को समझाने के लिए कि जो उसमें नहीं फॉल कर सके, जो नहीं आ सके वो फिर कैटेगरी 5 में आप लोगों ने उसकी स्पेशल कैटेगरी की, ताकि वो जो मुस्तहकीन रह गए थे उनको वहां पर एकोमोडेट किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर एक मेरे ख्याल से 26 नंबर पेज पे वो जो स्टैगर बार चार्ट्स हैं, अगर आप वो दिखा दें ताकि मैं नाजरीन को समझा सकूं। 25 नंबर पेज है, 25 नंबर स्टैगर बार चार्ट। अच्छा, स्टैगर बार चार्ट्स के अगर बीच की 2 वाली रोज देखें, जी बिल्कुल, अगर इसको जूम कर दें, सिर्फ ऊपर टेबल नहीं स्टैगर बार चार्ट ही दिखाएं। बीच में 2 वाली जो स्टैगर बार चार्ट्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये कैटेगरी 2 और 3 के हैं। इसमें जो पॉपुलेशन के जो यानी कि आबादी का जो तनासुब था प्रोविंसेस में, वो 2017 के मरदमशुमारी के मुताबिक था। जो हमने जब शुरू किया था ये एहसास कैश, तो हमने बोर्ड से, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से, काबीना से ये अप्रूव करवाया था कि जी ये जो हम डिमांड साइड की जो असिस्टेंस होगी 8171 की डिस्ट्रिक्ट की, वो पॉपुलेशन बेसिस पे होगी। ठीक है। जब हमने एनालिसिस किया तो राइट साइड वाले आप 2 कॉलम्स देखें, जो एक्सट्रीम राइट है वो स्पिल ओवर है, क्योंकि बीच के 2 कॉलम में तो हमने नंबर भी मेंटेन करना था और प्रोपोर्शन भी मेंटेन करनी थी। मतलब नंबर का मतलब कि कैटेगरी 2 में 4 मिलियन, कैटेगरी 3 में 3.5 मिलियन, मगर उसकी एक स्पिल ओवर लिस्ट थी 2.4 मिलियन की, 24 लाख की। तो मैं प्राइम मिनिस्टर के पास ये ले गई और मैंने उनसे को बताया कि जी पहले तो ये कि हमारे पास 24 लाख लोग क्राइटेरिया के मुताबिक और भी ख़ानदान हकदार हैं, और दूसरा ये कि जब मैं इसको प्रोविंशियली ब्रेक डाउन करती हूँ तो इसमें सिंध की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और सबसे बड़ा आपको पता है एतराज़ ही यही है कि सिंध को और पीपल्स पार्टी, क्योंकि इसके साथ सियासत भी जुड़ी हुई है जी, ये अनफॉर्चुनेटली जुड़ी हुई है, उनको एतराज़ यही है कि हमारी पेंडेमिक में उस तरह मदद नहीं की गई, और आपका ये कहना है कि ज़्यादा हिस्सा जो है माजरत के साथ ये सही, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये दिस नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। और जब मैंने वज़ीर आज़म को बताया तो ऑफ कोर्स हमारी तो रिकमेंडेशन ये थी कि सबको दिया जाए, मगर वज़ीर आज़म उस वक्त मुझे कह सकते थे कि तुमने तो ईसीसी से और काबीना से पॉपुलेशन शेयर्स अप्रूव कराएं तो तुम उसी को स्टिक करो, और वो बिल्कुल टेक्निकली ठीक बात होती, बट ही सेड नहीं, जो हकदार है अगर हमने ये किया तो लोग रह जाएंगे। हर किसी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, हर किसी को मेरिट पे पैसे दें, और ना सिर्फ स्पिल ओवर लिस्ट के लिए, एक्स्ट्रा लिस्ट के लिए, बल्कि अपने पोर्टल के लिए भी। अगर आप दोबारा वो दिखाएं तो उसमें जो राइट साइड से सेकंड लास्ट जो स्टैगर बार चार्ट है वो उनकी लेबर पोर्टल का है। ठीक है। उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ 40% से ज़्यादा जो है वो सिंध का शेयर है। उन्होंने कहा कि इस बात से कतई नज़र के
कोई किसी का किस सूबे से ताल्लुक है, वबा है, परेशानी है, चैलेंज है, उसमें पैसे जो हैं वो दिए जाएं। जो आपकी रूल्स के मुताबिक जो लिस्ट आई है सबको ऑथराइज कर दें। तो बताने का ये भी मतलब है कि ये बिल्कुल जो काम है ये बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियादों पे हुआ है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी के तमाम जो असूल है, ट्रांसपेरेंसी और रूल बेस्ड। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ये तो आपने बड़ी तफसीली बयान भी किया, आपने शो भी किया, बड़े चैलेंजेस क्या आपको उसमें लगे? लेसन लर्न भी तो होता है ना, हर एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, 203 अरब रुपए, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कल्चर भी है, लोग पैसे जो है वो हाथों में जब जाते हैं तो बहुत से पैसे गायब भी हो जाते हैं। तो क्या आपके पास अहम दरपेश चैलेंजेस थे ताकि आप जब इंशाल्लाह आइंदा कोई इस तरह की एक्सरसाइज करे, अल्लाह ना करे कि कोई वबाई प्रॉब्लम हो या कुदरती आफत हो, लेकिन जो आप लोगों का एक प्लान है, प्रोग्राम है लोगों की तखफीफ गुर्बत के लिए, गुर्बत में कमी लाने के लिए, उसमें इश्यूज ना क्रिएट हो? चैलेंजेस इसमें जो आए और जैसे उनको हमने टैकल किया वो मैंने रिपोर्ट में उसकी तफसील बताई हुई है। सबसे पहले तो ये कि हम ये ऑपरेशंस लॉकडाउन में कर रहे थे, दफ़ा 144 नाफिज थी, तो उसके अपने चैलेंजेस थे कि किस तरह से लोगों को ऑपरेट करने दिया जाए। दूसरा ये कि लोगों ने बायोमेट्रिकली पैसे लेने थे, कोविड का कॉन्टेक्स्ट था, तो हिफाजती तदाबीर को मलहूज़ रखना और इम्प्लीमेंट करवाना, अमल दरामद कराना। तीसरा ये जो मुझे बहुत घबराहट थी, क्योंकि जब हमने ये स्कीम कंसेप्चुलाइज जब हम कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट में, तो 3 प्रोविंसेस अपनी स्कीमें कर रहे थे जी। एक की 3000 की थी, एक की 4000 की थी, और मैं सबके पास गई कि जी अगर आप अपनी स्कीमें करेंगे तो गरीब आदमी सफ़र करेगा, क्योंकि उसको बताया ये जाएगा कि जी ये 12,000 फेडरल के नहीं 4,000 पंजाब के आए हैं। तो खैर सब सूबे जो थे उन्होंने हमारी बात मानी और हमने एक स्कीम की। तो ये तो एट कंसेप्शन ये इश्यूज थे। जब हम फील्ड में गए तो किस्म के प्रॉब्लम्स आए। सबसे पहले तो ये कि मुझे पता चला कि जो ये मज़दूर भाई होते हैं उनको SMS अक्सर को करना नहीं आता। फिर उसका हमने तरीका निकाला। फिर हमें ये पता चला कि लोगों के पास क्रेडिट नहीं होता, तो फिर 8171 को फ्री कराया। फिर हमें डेटा ड्रिवन मैसेजिंग की लिमिटेशंस पता चली, जो मैंने अभी आपको बताया कि हकदार जो सरबराह है उसकी वफात हो चुकी है। फिर उसका हमने बैंकों के साथ बैठे अपने सिस्टम में चेंजेस किए, नादरा के दफातर खुलाए, उससे मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने बैंकों के साथ एक नया तरीका कार वज़ा किया कि उन लोगों की रोज़ाना लिस्ट जनरेट हो, उनको पर्सनलाइज मैसेजेस जाएं और वो बैंकों में फ़िज़िकली जाके पैसे लें। ठीक। फिर उसके बाद हमें बायोमेट्रिक का मसला आया। फिर बायोमेट्रिक के लिए हमने बाज़ों के अंगूठों के जैसे बुजुर्ग शहरी होते हैं, उनके लाइंस जो हैं वो मदम हो जाती हैं, तो उसके लिए फिर नादरा से सर्टिफिकेट जी बिल्कुल। जो अभी मैंने आपको इशू बताया वो बायोमेट्रिक का था कि नादरा के दफातर खुले और फिर जो डेड बेनिफिशरीज थे उनका मामला हल किया। फिर हमें ये रियलाइजेशन हुई कि जो दुकानदार है जो हमारी कैंप में बैठ के जो मशीन चलाता है ब्रांचलेस बैंकिंग की, वो कह रहे थे कि जी आप तो इतना मुश्किल एनवायरनमेंट है और 100 रुपये हमारी कमीशन पे 40 रुपये गवर्नमेंट काटती है, तो इसको वेव करें। अब उस 40 रुपये में 24 रुपये फेडरल गवर्नमेंट का एडवांस इनकम टैक्स था, 16 रुपये सूबे का सेल्स टैक्स था। पहले हमने काबीना से 24 रुपये माफ़ कराया बड़ी मुश्किल से। फिर हमने वो 16 रुपये सेल्स टैक्स एक चीफ सेक्रेटरी को, एक चीफ मिनिस्टर को, उनकी कैबिनेट कमिटीज़ को फॉलो अप वो माफ़ कराए, ताकि लोग वो रिटेलर इंसेंटिवाइज हों। ये सिर्फ एहसास कैश के लिए जी। फिर उसके बाद साइबर अटैक्स, जहाँ पैसा मूव होता है वहाँ फेक करेंसी आ जाती है, वहाँ फेक SMS आ जाता है, वहाँ फेक वेबसाइट आ जाती है, वहाँ जो बदउनवान अनासर हैं वो मासूम लोगों को, ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध और साउथ पंजाब में बहुत ही शरह ख्वानदगी कम है, उनसे वो पैसे काटने शुरू हो जाते हैं। तो उस पर सूबों ने, हमारी सूबाई हुकूमतों ने बहुत साथ दिया, क्योंकि उन्होंने पुलिस फोर्स, रेंजर्स सब मोबिलाइज किए। तो और क्योंकि कैंपों में पेमेंट हो रही थी तो विजिलेंस ज़्यादा थी। तो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से बहुत कम ये इशू आया, मगर इशू आया क्योंकि कैश की अमाउंट ज़्यादा थी। फिर वो
फिर रोज़ाना FIR'ें कटती थी, फिर हमें लॉजिस्टिक इश्यूज आते थे, फिर कनेक्टिविटी के आते थे, GB में, बलोचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में कनेक्टिविटी के मसले आते थे, लिक्विडिटी के मसले आते थे, रिटेलर्स के पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, बैंक बंद होता था। आप तो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल खातून है, तो आपके लिए इतने पोलराइज एनवायरनमेंट में काम करना तो एक बड़ा चैलेंज भी होगा। इंसान की साख पर भी सवालात उठाए जाते हैं, लोग क्रेडिबिलिटी में भी सवालात उठाते हैं। अल्लाह का करम है और मेरी कोलीग्स की मेहनत है, और मगर मैं बताना ये चाह रही हूँ कि चैलेंजेस आए, और क्योंकि हम सुबह से रात तक काम करते थे और इन रियल टाइम चीज़ों को हम डील कर रहे थे उनको, फिर हमने ये इंफॉर्मेशन पोर्टल अपलोड किया ताकि रियल टाइम ट्रैक करें। फिर हमें पता चला कि स्लो विड्रॉल्स कहाँ पे हो रही हैं, फिर उनका हमने जल्दी से सर्वे डिज़ाइन किया, टेलीफोनिक सर्वे किया, हमें पता चला कि इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, नई चीज़ थी, मैसिव स्केल पे थी, पूरे मुल्क में गिलगित से लेके कराची तक थी, मल्टी सेक्टरल थी, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व था, बैंक्स इन्वॉल्व थे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी, सिक्योरिटी एजेंसीज थी। तो ये तमाम चीज़ को मैनेज करना था और आपको इन रियल टाइम जो भी इश्यूज थे उनको सॉल्व करना था। मस्ट अप्रिशिएट ऑन एयर कि आपने बड़ा अच्छा इस हवाले से काम किया और इसमें अपनी पूरी एफर्ट भी की। टूवर्ड्स द एंड में अगर आपसे जानना चाहो क्या विजन है, वे फॉरवर्ड अब क्या है आपके जहन में अबाउट योर मिनिस्ट्री? ज़ाहिर बात है ये तो एक ख़ास सिचुएशन थी, उसका वो कॉन्टेक्स्ट था, उसमें आप लोगों ने किया। ज़ाहिर बात है अभी कुछ रकम बाकी भी है, वो भी आप लोगों ने तकसीम करनी है। अगर मैं आपसे जान सकूँ, लोग आपको सुन रहे हैं, वे फॉरवर्ड क्या है आपकी वजारत, किस तरह जो तखफीफ गुर्बत है उसके लिए क्या मल्टी सेक्टोरल काम करने जा रही है, अगर आप उसका हमें समराइज कर दें। एहसास की एक स्ट्रेटजी है, वो पब्लिक डोमेन में है, और एहसास की स्ट्रेटजी ये एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोग्राम्स हैं, वो किस तरह मैश टुगेदर करते हैं, वो किस तरह डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइंड हैं। तो अगर कोई गरीब स्टूडेंट है, वो कॉलेज जा रहा है, तो उसके लिए एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, गरीब ख़ानदानों के लिए किफ़ालत है, जो छोटे कर्ज़े चाहते हैं वो बिलासूद कर्ज़ा है, जो देही इलाकों में लोग रहते हैं और उनको छोटे मोटे कारोबार करते हैं उनके लिए आमदन है, जो नशोनुमा का प्रोग्राम एहसास नशोनुमा अब लॉन्च हो रहा है, कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर्स के लिए तहफ़्फ़ुज़। ये 2-3 प्रोग्राम्स जो हैं ये पिछले 6 महीने में जो खुलने थे वो कोविड की वजह से अब पीछे हो गए। तो विजन एक तो ये है कि जो हमारे डिफरेंट लोगों को जो प्रोग्राम्स टारगेट करते हैं उनको हम अब प्रॉपर्ली, उनको कोविड की वजह से जो इंटरप्शन आई है उनको दोबारा ऑन ट्रैक लाएं, उनको स्केल अप करें, जो भी प्लान था। अब वो तमाम ही जो प्लान्स बता रहे हैं अब उस पे काम ज़्यादा एग्रेसिवली काम होगा, क्योंकि पहले तो ज़्यादा आप लोगों का फोकस इमरजेंसी। दूसरा ये है कि जो हमारा जो नेशनल सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हमने इस साल के एंड तक कंप्लीट करना है, मगर उसको हमने एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कंप्लीट करना है कि अब वो एक डायनामिक रजिस्ट्री पाकिस्तान में होगी कि एक औरत बेवा हुई, वो गवर्नमेंट के ऑफिस में गई और अपना स्टेटस उसने चेंज किया कि अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। किसी औरत का बच्चा नौकरी पे लग गया, उसने जाके अपना स्टेटस चेंज किया कि मुझे अब गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो लोगों को नज़र ही नहीं आते, जो गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी रिफॉर्म्स, इस तमाम इकोसिस्टम को खड़े करने के नीचे क्या बुनियादें हैं, जो 1 साल का काम है, जो कभी ना आप टीवी पे पूछेंगे ना, मगर उसके बारे में भी मैं एट सम पॉइंट लिखूंगी, उसको हम पाए तकमील तक करें, हम अपनी जो इंफॉर्मेशन लेयर है उसको कंप्लीट करें, अपनी रजिस्ट्री को डायनामिक करें, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स के लिए उनको कंप्लीट करें, और फाइनली हम पब्लिक को एक डिजिटल इंटरफेस दें और उस डिजिटल इंटरफेस को हम वायरल करें कि अगर किसी बेरोज़गार को हुकूमत के डैशबोर्ड पे जाके नियरेस्ट बिलासूद कर्जे की एड्रेस देखना है तो वो क्लिक बटन पे उसको वहाँ ले जाए। अगर किसी को क्लिक बटन पे, अगर कोई भूखा है, क्लिक बटन पे करीबी लंगर पे जाना है तो वो उसको उधर ले जाए। अगर उसने कोई एप्लीकेशन अपनी भरनी है,
अगर उसने यतीम बच्चे को दाखिल करना है तो उसको वो वहाँ ले जाए। डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स की जो नीड्स हैं वो डिजिटल इंटरफेस से हम लोगों को प्रोवाइड करें। तो ये 3 हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। दैट्स एक्सीलेंट जी, बेस्ट ऑफ लक जी। और एंड वन लास्ट थिंग, जी। जो हमारे इस इंटरफेस में जो हमारी वन विंडो ऑपरेशंस हैं कि ये पाकिस्तान में जो ये 500 से ज़्यादा समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोग्राम्स हैं, जो उसकी डुप्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए जो वन विंडो जो ऑपरेशंस हैं, उनको इस इकोसिस्टम में लाना, ये कुछ हमारी प्रायोरिटीज थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सानिया निशर साहब। और चलते चलते ऑन लाइटर नोट के आपके भी असासिया हैं, ये अच्छा है कि ना आप ड्यूल नेशनल हैं और ना परमानेंट रेजिडेंट है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। विश डॉक्टर सानिया निशर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म की मामले खसूसी हैं बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का हम अहाता कर रहे थे, स्टॉक टेकिंग कर रहे थे कि ये प्रोग्राम किस तरह चला, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था। उस वक़्त के हालात भी आपके इल्म में हैं कि पाकिस्तान में एक स्मार्ट लॉकडाउन था, अभी भी मुख्तलिफ जगहों पर है, लेकिन अब हालात उससे बेहतर हो गए हैं। क्या डिजिटल फ्रेमवर्क अपनाया गया, किस तरह इतनी 1 करोड़ से ज़ायद लोगों तक आउटरीच किया गया, उसके क्या नताइज आए हैं, और बाकी के जो लोग जिनको अभी कैश नहीं मिला वो किस तरह, जो इनकी वजारत ने एक एहसास पोर्टल कायम किया हुआ है जिसके नक्श भी हमने अपने टीवी स्क्रीन पर आपके साथ शेयर किए, आप लोग अपना स्टेटस उस पर जान सकेंगे। और अब खुशखबरी ये भी है कि अब चूँकि जो मेन फोकस था एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम था, अब चूँकि जो कोरोना वायरस है उसके वार में कमी वाक़ हुई है, नुमाया कमी हुई है, तो दोबारा से जो वजारत के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं अनएम्प्लॉयड यूथ के हवाले से या हुनरमंद पाकिस्तान के हवाले से जो मुख्तलिफ इनके प्रोग्राम्स हैं उन पर दोबारा से काम शुरू होगा। हम आपको इस हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे जो माशरती इक़दार हैं और जो इस्लामी तहज़ीब है उसके हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। आज इंतहाई दिल खराश वाक़या रावलपिंडी में हुआ जब एक संग दिल बेटे ने अपनी वालदा पे तशद्दुद किया, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी, समाजी नुक्ता नज़र से भी, नफ्सियाती नुक्ता नज़र से भी। एक ब्रेक के बाद एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आएंगे। प्रोग्राम सच के साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। इरादा ये है तुम्हारा कि मुझे भी उन सलीबियों के हाथों मरवाओगे जिनकी गुलामी में अपनी और कबीले की इज्जत बेच चुके हो कुतुब। हक जीत जाता है और बातिल की शिकस्त होती है। जिस उम्मीद से मैंने सरमायाकारी की गुर्दोगलू पर वो पूरी ना हो सकी। तुम्हारी इन आंखों में खुशी के आंसू हो बस। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक कोई गम छू नहीं सकता। तुम्हें कबीले से, दीन से और कबीले के लोगों से गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अब जैसे मैंने ब्रेक से कबल आपके साथ शेयर किया था कि हम गुफ्तगू करेंगे आज जो इंतहाई दिल खराश वाक़या हुआ, बड़े दिलगीर किस्म के वो मनाजिर थे जब एक संग दिल बेटे ने, मैं तो कहूँगा बहुत ही बदबख्त बेटा है जिसने अपनी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वीडियो इन्हीं की बहन ने सोशल मीडिया पे वायरल की और ये वो बेटा है और उनकी वाइफ, और ये वीडियो वायरल हुई। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस लिया और ये रूपोश हो गए खाविंद बीवी, और अब इन्होंने अदालत से रजू किया है और बेल बिफोर अरेस्ट भी करवा ली है मंजूर। 6 अगस्त तक अदालत ने हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। किस्सा इंतहाई अफसोसनाक है, चाहे वजह कुछ भी हो, मुख्तलिफ इस पर आरा सामने आ रही है, बहू सास की लड़ाई, फिर बेटा जो है तैश में आ गया। लेकिन जो काबिल मज़म्मत, इंतहाई काबिल मज़म्मत बात यह है कि कोई भी वजह हो लेकिन अपनी माँ पर हाथ उठाया इसने, और हमारे इस्लामी इक़दार के मुताबिक बल्कि पूरी बनी नौ इंसान में माँ का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा एक हुर्मत वाला रिश्ता होता है, और इस तरह की कभी हरकत और इतना संगदिल जो है संगदिलाना किस्म का इक़दाम जो है उसकी मज़म्मत की जाती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अहादीस हैं। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हकदार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपकी वालदा। दोबारा ये सवाल किया, उन्होंने कहा वालदा। तीसरी दफ़ा सवाल किया, उन्होंने कहा वालदा। जब चौथी दफ़ा पूछा तो उन्होंने कहा वालिद। तो वो तो खुशनसीब लोग होते हैं जिनको वालिद और वालदा मिले और उनकी वो खिदमत करें, और वो बदनसीब होते हैं कि जिन्हें ये मिले और वो जन्नत हासिल ना कर पाएँ। इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह किबला अयाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला अयाज साहब। जी किबला साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस पहर हमें वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा, आपका तो इस्लामिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है और बहसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि माँ के पाँव तले जन्नत है। तो ये जो आज वाक़या हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं और आपकी इस हवाले से क्या राय है? इस तरह के अजीब किस्म के रुझानात की बेखनी कैसी की जा सकती है और ये क्यों ऐसी नहज आ जाती है? बिल्कुल अनवर हसन साहब, आज टीवी पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे वो जो वीडियो वायरल हुई है जी, वो सच्ची बात यह है कि एक संगदिल से संगदिल इंसान भी नहीं देख सकता। माँ को इस तरीके से ज़दोकोप करना, उसकी बेइज्जती करना कि जिसने आपकी परवरिश की है, कि जिसने आपको साया दिया है, कि जिसने आपको पेट में रखा है, आपकी हिफाजत की है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त हमारा बिलखुसूस नई नस्ल जो है ये बहुत ही हमारे जो रिवायती अक़दार हैं जी, उनसे बहुत दूर जा रहा है और इस्लामी अक़दार से आगाही तकरीबन ना होने के बराबर है। तो फिर एक मुआशी मुश्किलात की वजह से या मसलन ये कोरोना की वजह से जो एक स्ट्रेस और टेंशन की सूरत हाल पैदा हो गई है, मेरा अंदाजा ये है कि वो ये बंदा बर्दाश्त न कर सका और उसने एक ऐसा कदम उठाया कि उसको हर सूरत में रिस्ट्रेंट की तरफ आना चाहिए था, अपने आप को इस अमल से मुकम्मल इससे अमल से एहतराज करना चाहिए। लेकिन किबला साहब, आपके मज़हब इस्लाम जो है वो तो ज़ाब्ता अखलाक है, कोड ऑफ लाइफ है, और जो खौफ खुदा होता है वो तो आपके दिल के अंदर होता है, चाहे वो कोरोना वायरस है या नहीं है, आपकी एहसास महरूमी है या चपकशलें हैं, ये ज़हनी उलझने तो रहती हैं आपकी इस दौर में। दौर भी ऐसा नफ्सा नफसी का है, लेकिन वो जो हमारा जो इस्लाम की तालीमात है, क्या वजह है कि वो जो जिसे कहते हैं ना कि आपकी अंदर समझ है रिलीजन और अंदर से आवाज़ है कि ये काम गलत है, इससे आपको जो है आपका नफ्स रोके, वो चीज़ क्यों ख़त्म होती जा रही है? तो यही है ना कि इस वक्त जो हम मादियत परस्ती में इस हदर मुनहमिक हो गए हैं और जिसकी वजह से अक़दार का खत्म होना यकीनी है, और असल में हमारे लिए अब रकम जो है, अब पैसा जो है, यही वो अहम चीज है। घरेलू जो झगड़े हैं, आइली निज़ाम की शिकस्त और रेख्त की जो जिम्मेदारी है वो दरअसल इस मादा परस्ती के ऊपर है कि हम इस कदर मादियत की तरफ जा रहे हैं। और इस वाक़े की तफसील भी अभी सामने आ जाएगी, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इसके रूट्स के अंदर यही मादा परस्ती है। आप ठीक कह रहे हैं, जो अभी तक इंटरव्यूज आए हैं वो यही बताए जा रहे हैं कि जी पैसों पे झगड़ा था, इसके अलावा खर्च पे झगड़ा था, इक्तिसादी जो पहलू है उस पे झगड़ा था। लेकिन
जी, मेरा सवाल ये था कि लेकिन ये इस तरह का फेल तो बिल्कुल कोई भी सोसाइटी इजाज़त नहीं देती, और इस्लामिक सोसाइटी में तो जैसे मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार के हवाले से जो उनके शरीयत मोहम्मदी है, जो कुरान मजीद में है कि जी हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, वो कहते हैं तुम्हारी माँ है। तो बहसियत मुसलमान इस तरह इस नहज पे चले जाना, सवाल ये था कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों हम ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये तो ऐसे लगता है कि कुर्बे क़यामत है कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारी पूरी सोसाइटी जो है बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर, तो ये हम बहुत ही जवाल का शिकार हो रहे हैं। देखें, जो जहन साजी के इदारे हैं ना जी, तो एक तो आपका तालीमी इदारे हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो जो वहां पे निसाब है, उस निसाब में जिंदगी को सिखाया ही नहीं जाता। उस निसाब में पैसे कमाना सिखाया जाता है, उस निसाब में तसादुम है, उस निसाब में तामुल नहीं है। फिर आपका जहन बनता है इबादत के इदारों में, मस्जिद में मसलन, तो मस्जिद में भी जो वहां पे हमारी जहन साजी होती है, वो हुस्न तामुल की वहां पे हमें लेक्चर्स नहीं मिलते, तकरीरें नहीं मिलती, खुतबे नहीं मिलते। वहां पे आइली निजाम की खूबियां और माँ और वालिदैन के साथ ताल्लुक, बाइयों के साथ के दरमियान ताल्लुक, पड़ोसियों के साथ ताल्लुक, उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक, इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू नहीं होती। वहां पे फिरकावाराना मबाहिस जो हैं वो आम है। और इसके बाद फिर मीडिया है, फिर मीडिया में जिस तरीके से ड्रामे हैं, जिस तरीके से प्रोग्राम है, तो वो भी तसादुम वाले हैं, वो भी शिकस्त और रेख्त वाले हैं, आइली निज़ाम को तक़वियत देने वाले प्रोग्राम नहीं है। तो ये वो चंद इदारे हैं कि जिनकी वजह से जहन साजी होती है। ये तमाम इदारे जो हैं ये हमारी मनफी जहन साजी कर। आप एक आईनी इदारे के सरबराह, इस्लामी नजरियाती कौंसल इन इस्लामी इक़दार की अहया के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है? हमारा तो आप आर्टिकल 231A देखें, 230A, तो उसमें तो है यही कि इस्लामी आइली निज़ाम की तश्कील के लिए सिफारिशात तैयार करें, और हमारी सिफारिशात आइली निज़ाम के हवाले से, हमारी सिफारिशात मुआशी निज़ाम के हवाले से बहुत जामे सिफारिशात हैं। अब ये बड़ी बदबख्ती है कि उनको पार्लियामेंट के सामने ले जाया नहीं जा रहा, और अब रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि रियासत बिलखुसूस ये 3 इदारे जो हैं इनको ऑन बोर्ड ले। निसाब हमारा तामुल की बुनियाद पे हो, मोहब्बत की बुनियाद पे हो, हुस्न सुलूक की बुनियाद पे हो। हमारी मस्जिदों के अंदर जो तकरीरें हो रही हैं, जो दुरूस हो रहे हैं, उनकी तरबियत ऐसी हो, माहिद ऐसे हों कि वो वहां से मस्जिद से जब बंदा निकले तो वो एक बेहतर इंसान बनकर निकले। और इसके साथ साथ मीडिया को एक डायरेक्शन, एक जहत देनी चाहिए, और वो जहत ये है कि मीडिया जो है ये मुआशरे को तक़वियत देने का एक टूल बने, एक जरिए बने, ना ये कि ये मुआशरे के अंदर एक इफ्तिराक और इंतशार की कैफियत पैदा करने वाला आला बने। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रियासत की ये जिम्मेदारी है। जो हमारा मजहबी तबका है उनका भी बहुत असर व रसूख है। आपने बिल्कुल सही कहा, आइमा कराम है, हमारे जय्यद उलमा हैं। आप समझते हैं इन इश्यूज़ पे भी बात करनी चाहिए? बात तो की जाती है, लेकिन ऐसी पुरअसर बात हो कि जो दिलों में जाकर दिलों में जाए, अपना असर दिखाए। आइमा कराम का, हमारे मजहबी तबकात का भी इसमें कलीदी किरदार होना चाहिए कि जो ख़ानदानी मसाइल हैं या जो ये आजकल के दिनों के मसाइल हैं, इस पर भी वो लोगों की जहन साजी करें। यही तो असल मसाइल हैं। देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए पहली वही के बाद गार हिरा से जी, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने, आपकी रफीक हयात, उन्होंने जो तसल्ली और दिलासे के अल्फाज दिए, अल्फाज कहे, वो अल्फाज ये थे कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप गरीबों के वाली हैं, आप अक़रबा की हमदर्दी करते हैं, आप जो बेकस लोग हैं उनका साथ देते हैं। तो ये वो अक़दार हैं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिली है, और मस्जिद को इन अक़दार की तरवीज का मरकज होना चाहिए। मरकज मेरे साथ ही रहेगा किबला साहब मेरे साथ ही रहेगा, चूंकि हमें RPO रावलपिंडी डॉक्टर ताजिक सोहेल हबीब साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो आज का वाकया हुआ, इस पे हम बात कर रहे हैं, इसके मुख्तलिफ ज़ाहिर बात है पहलू हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इसका नोटिस लिया गया, फिर पुलिस, आप बताएंगे इस RPO रावलपिंडी इस वक्त क्या स्टेटस है? अरसलान है, उसकी वाइफ हैं,
अरसलान उस खातून का बेटा है, बदनसीब बेटा है जिसने ये एक ऐसा पुरतशद्दद कार्रवाई की है। अब उन्होंने अदालत से कबलस गिरफ्तारी जमानत करा ली है। कुछ हवाले से हमारे पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स को बताएंगे इस वक्त क्या स्टेटस है? ये इंसिडेंट हुआ सारिकाबाद पिंडी के एरिया में जी। और अरसलान ने अपने वालिदा पर तशद्दुद किया और उस पर उसकी वीडियो जेब से हम तक पहुंचे, तो हमने FIR भी रजिस्टर किया और उसके बाद हमने उसको अरेस्ट करने के लिए रेड मुसलसल करते रहे जी। और आज वो उसको जमानत मिली, ऊपरी जमानत, और हमारे साथ शामिल तफ्तीश हुआ और उस टाइम उसने माफिया भी मांगी कि गलती मैंने की है और ये तशद्दुद किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो सोसाइटी की 2-3 चीजें आपको जो नजर आ रही हैं, एक तो जो फैमिली वैल्यूज हैं वो उसमें डिग्रेडेशन आ रही है और आप देखेंगे सेपरेशन, डाइवोर्सेज, कत्लेआम, वायलेंस, तशद्दुद ये बढ़ रहे हैं। सेकंड, सोसाइटी में विजिलेंटिज्म के मसले का हल वो वायलेंस, जोर की जबरदस्ती के जरिए वो हो। तीसरा जो सोसाइटी में इशू आ रहा है, एक क्राइम है और एक डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट्स लोगों के रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं और जरूरी नहीं है कि घर में क्राइम हो, तो चूंकि डिस्प्यूट्स हैं या इश्यूज चल रहे हैं उसके सोल्यूशन लोगों के पास नहीं है या स्ट्रेस इतना बढ़ गया, फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि उसको हल नहीं कर सकते, तो देन इट कन्वर्ट्स द डिस्प्यूट देन कन्वर्ट्स इनटू ए क्राइम। एक सिविल इशू है वो क्रिमिनल इशू में चेंज हो जाता है। तो इसके आपने सही निशानदेही की आरपीओ साहब, बल्कि मुझे खुशी है आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, लेकिन मैं चाहूंगा निशानदेही तो आपने की, इसका सलूशन आपकी नज़र में क्या है? चूंकि आप रावलपिंडी के आरपीओ हैं और इस तरह का वाकया हुआ है, आपने तो एक जनरल बात की है बहसियत मजमूई, लेकिन इसका सलूशन क्या सजेस्ट करेंगे? हमारी जो 2 चीजें हैं, एक है तालीम और एक है तरबियत। जी। तो तरबियत ये बहुत जरूरी है कि सोसाइटी में तालीम के साथ, डिग्री के साथ, क्लासेस के साथ तरबियत भी हो और उस तरबियत के वो बेस्ड हो आपकी वैल्यूज पर, आपके अच्छाई पर, अच्छे बुरे की तमीज पर, रिस्पेक्ट पर और ऑनेस्टी पर, इंटेग्रिटी पर, ये सारी चीजें ये तरबियत देनी चाहिए। तो ये पुलिस का इशू नहीं है कि हर घर में इसी तरह के इंसिडेंट्स हो रहे होंगे या हो रहे थे, उसमें पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती अनटिल अनलेस की पूरी सोसाइटी वो खड़ी हो जाए और अपनी वैल्यू सिस्टम उसको इम्प्रूव करना। अभी 2-3 चीजें जो डेवलप हो रही हैं, एक तो डिजिटाइजेशन है जी, कि हम फिजिकल स्पेस के साथ वर्चुअल स्पेस में, साइबर स्पेस में हमारी एक्टिविटी बढ़ गई। सेकेंडली अर्बनाइजेशन हो गई कि रूरल एरियाज में हमारा वैल्यू सिस्टम वो चल रहा होता था, अर्बनाइजेशन की वजह से इनकॉग्निटिव प्रेजेंस है हमारी, किसी को पता नहीं चल रहा, उसमें हमारी दोस्तियां, हमारे वैल्यूज, हमारे फैमिली सिस्टम, हमारा उठना बैठना, हमारा हुजरा डेरा, ये काफी चीजें खत्म हो रही हैं। तो जब तक हमारा सोशल कैपिटल, हम इसको कहते हैं, जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहा है, इसी तरह हमारा ये सोशल कैपिटल इवापोरेट कर रहा है। तो हमें इस पर तवज्जो भी देनी पड़ेगी और तरबियत पर भी हमें बड़ा फोकस करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आरपीओ साहब ये भी आपसे जानना चाहूंगा टुवर्ड्स द एंड के पुलिस का अपना एक किरदार है, क्या वजह है कि मुआशरे से पुलिस का वो खौफ होता है ना, जैसे अभी आपने बताया कि ये शख्स जिसको हम दिखा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब इस वीडियो को हम ज़्यादा नहीं दिखाते, ये तो बहुत ही बदनसीब शख्स है, ये इसको अब आपसे माफिया मांग रहा था, तो इसको वैसे ही खौफ हो। एक तो हम बात करें, डॉक्टर किबला याद साहब हमारे साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह हैं,
और उनका बड़ा सही कहना था कि हम सबको मिलकर बहसियत मजबूरी अपनी इस्लाह अहवाल के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना इस तरह के वाक़यात होंगे। एक तो वो आस्पेक्ट है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुलिस का भी खौफ हो कि जी पुलिस वाले अगर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये जब पुलिस आ जाती है और जब पुलिस के सामने फिर माफिया मांगना शुरू कर दें, मैं तो आपको कहूँगा, बल्कि पता नहीं ये पार्लिमानी वर्ड है या नहीं, इसको तो मुर्गा आपको बनाना चाहिए था। ये मुझे बताइए कि वो पुलिस का खौफ कैसे लोगों के दिलों में डाला जाए। दो चीजें हैं ना, हमें खौफ की बजाय मोहब्बत से उस पर ज्यादा स्ट्रेस, बाज लोग मोहब्बत के काबिल नहीं होते ना जी, देना चाहिए। हर चीज के ये देखिए, इनके अपने इंटरनल इश्यूज होंगे, उसमें कोई बड़े लोग, मोहल्ले के बड़े लोग, वहाँ के इमाम मस्जिद, वहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग होती, ये इश्यूज ये हल हो रहे होते तो ये इस एक्सट्रीम पर न जाते। क्योंकि आप एक्सटर्नल थ्रेट की बजाय आपकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपका इंटरनल थर्मोस्टेट इस तरह सेट हो कि आपको इंसानियत से प्यार हो। ठीक है, वो आपके माँ बाप हों, बहन भाई हों, आपके मोहल्ले वाले हों, आपके लोग हम वतन हों, ठीक, ह्यूमैनिटी ईदी की तरह क्वालिटीज वो डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुहेल ताजिक साहब, आरपी रावलपिंडी और किबला याद साहब हमसे गुफ्तगू करते इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह। व्यूअर्स, एक हमारे माशरती इशू है और माशरती बिगाड़ का आइनादार थे ये तस्वीर जो हमने आपके साथ बड़े बोझल दिल के साथ इसलिए शेयर की कि ये वो हकायक हैं जिनको देखते हुए हमें जो है वो इस्लामी इक़दार और इस्लामी वैल्यूज़ की तरफ अपनी ज़िंदगी को ढालना होगा, चाहे किस तरह के भी हालात हो, क्योंकि उसी में हमारी निजात है। और ऐसे कामों से हमें तौबा ताइब होना चाहिए जिसमें यहाँ पर भी बदनामी है, बदबख्ती है और आखिरत में तो जहन्नम ही सीधी जहन्नम है। प्रोग्राम सच के साथ में ये एपिसोड आपको कैसा लगा, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से मुझे ज़रूर नवाजेगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सही रही। कल रात 10:05 आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।